नमस्कार और द डीप डाइव की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जो भारत में बिजनेस, ग्लैमर और विवाद सबका एक तरह से मिक्स बन गया है। विजय माल्या। हाँ बिल्कुल। किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होना, हजारों करोड़ के लोन, फिर देश छोड़ना, ये सब कहानियां तो सबने सुनी है। बिल्कुल। और अब लगभग 9 साल बाद विजय माल्या ने एक लंबे इंटरव्यू में अपनी तरफ की कहानी रखी है, अपना नजरिया। जी, तो आज हमारी बातचीत का मकसद यही है कि उस इंटरव्यू में जो दावे, जो सफाइयां उन्होंने दी हैं, उनके खास पॉइंट्स को जरा देखें, समझें। हाँ, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं यहाँ पर, बस जो उन्होंने कहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा उन्होंने बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, लोन और रिकवरी, है ना? बिल्कुल। माल्या का दावा है कि किंगफिशर पर बैंकों का जो कुल बकाया था, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर, वो करीब 6,203 करोड़ रुपए था। ओके, 6,200 करोड़। लेकिन वो कह रहे हैं, और वो सरकारी आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, कि उनकी जो संपत्ति जब्त हुई उसे बेचकर बैंक 14,100 करोड़ से ज्यादा वसूल चुके हैं। जी, ये उनके हिसाब से बकाया से 2 गुना से भी ज्यादा है। तो उनका सवाल सीधा है, अगर पैसा ज्यादा वसूल हो गया तो फिर ये चोर या भगोड़ा जैसे लेबल क्यों? हाँ, यही उनके पक्ष का आप कह सकते सबसे मजबूत पॉइंट है। वो ये भी कहते हैं कि बैंकों ने कभी उन्हें पूरा हिसाब किताब दिया ही नहीं कि कितना वसूला, कैसे वसूला। इसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, वो ऐसा दावा करते हैं। और एक बात और, वो कहते हैं कि 2012 से 2015 के बीच, मतलब देश छोड़ने से पहले, उन्होंने 4 बार बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट ऑफर दिए थे। हाँ, लोन चुकाने के लिए, लेकिन बैंकों ने वो ऑफर ठुकरा दिए, ऐसा उनका कहना है। ये बात अगर सच है तो थोड़ी चौंकाने वाली तो है। हाँ, ये उनके दावे को वजन देता है। लेकिन देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मामला सिर्फ पैसे की वसूली का नहीं है ना? अच्छा, मतलब जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, वो लोन डिफॉल्ट के साथ साथ फंड्स के कथित हेरफेर, मतलब पैसा कहीं और इस्तेमाल हुआ क्या, लेन देन की नीयत क्या थी, इन सब चीजों की भी जांच कर रही हैं। समझ गए। तो पैसा वसूल होने से वो जांच बंद नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी प्रक्रिया अलग चलती है। ठीक है। अब आते हैं किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने पर। माल्या कहते हैं ये उनकी गलती नहीं थी, बाहरी वजहें थीं। हाँ, वो 2008 का ग्लोबल आर्थिक संकट गिनाते हैं, एविएशन फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतें गिनाते हैं और कुछ सरकारी नीतियों पर भी सवाल उठाते हैं। एक दावा ये भी है कि उस वक्त के वित्त मंत्री ने उन्हें एयरलाइन का साइज कम करने से मना किया था और बैंकों से मदद का भरोसा भी दिया था। जी, ये भी उन्होंने कहा है। और एक और बात, एयर डेक्कन को जो उन्होंने खरीदा था, हाँ, कहा गया था कि वो सिर्फ विदेश उड़ने का लाइसेंस पाने के लिए था। इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करने के लिए और एक सस्ते कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए। ये उनका बिजनेस लॉजिक है। उनका ये भी दावा है कि एयरलाइन को बचाने के लिए उन्होंने अपने यूबी ग्रुप से करीब 3,000 करोड़ रुपए उसमें लगाए थे। तो वो कह रहे हैं उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी। हाँ, अपनी तरफ से पैसा लगाने की बात वो करते हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो वही रहता है, देश छोड़कर क्यों गए? भगोड़े का टैग तो लग गया। इस पर उनका कहना है कि वो 2 मार्च 2016 को भागे नहीं थे, वो जनीवा जा रहे थे एक पहले से तय मीटिंग के लिए। पहले से तय मीटिंग? हाँ, और वो ये भी दावा करते हैं कि जाने से पहले उन्होंने उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को संसद में इनफॉर्मली बताया भी था। अच्छा। हाँ, और फिर उनके जाने के कुछ ही वक्त बाद उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। तो उनका कहना है कि पासपोर्ट रद्द होने से उनकी वापसी नामुमकिन हो गई। तो वो कह रहे हैं कि वो वापस आ ही नहीं सकते थे, इसलिए नहीं आए, ना कि इसलिए कि आना नहीं चाहते थे। जी, यही उनका तर्क है इस भगोड़ा टैग के खिलाफ। वो याद दिलाते हैं कि वो तो 1988 से एनआरआई थे, आते जाते रहते थे। और वो प्रत्यर्पण एक्स्ट्रेडिशन का केस, वो अभी चल रहा है। यूके कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ ये कहा है कि हाँ, भारत में उन पर मुकदमा चलाने लायक मामला बनता है। उन्हें दोषी नहीं ठहराया अभी तक। वो ये भी कहते हैं कि अगर भारत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले तो वो लौटने पर सोच सकते हैं। खैर, इन सब कानूनी और फाइनेंशियल बातों से हटकर उनकी वो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि, लाइफस्टाइल, उस पर भी बहुत बातें हुई। हाँ, वो गोवा वाली 60वीं बर्थडे पार्टी तो काफी विवादों में रही थी, खासकर तब जब कर्मचारी बेचारे सैलरी का इंतजार कर रहे थे। इस पर माल्या का बचाव ये है कि वो पार्टी एयरलाइन बंद होने के करीब 3 साल बाद हुई थी और पैसा उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया था, किंगफिशर का नहीं। वो मानते हैं कि उनकी छवि रंगीन थी, लेकिन उनका कहना है कि मीडिया ने कई बार चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, खासकर मुश्किल वक्त में। कर्मचारियों की मुश्किलों पर क्या कहा? सैलरी नहीं मिली, वो दर्द तो असली था। वो उस पर अफसोस जताते हैं, लेकिन सैलरी न दे पाने की वजह बताते हैं कि कंपनी के फंड्स कोर्ट ने फ्रीज कर दिए थे।
उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश की थी पैसे देने की, पर बैंकों ने कथित तौर पर उसमें रुकावट डाली। और फंड्स के हेरफेर के आरोप कि पैसा विदेश भेज दिया, उसे वो पूरी तरह नकारते हैं। कहते हैं कि जो विदेशी खर्चे थे, जैसे विमान का लीज, पार्ट्स खरीदना, वो तो एयरलाइन बिजनेस का हिस्सा थे, उसे गलत तरीके से पेश किया गया। तो ये है विजय माल्या की कहानी का दूसरा पहलू जो उन्होंने अब सामने रखा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि बैंकों ने ज्यादा पैसा वसूला, उन्होंने सेटलमेंट की कोशिश की, एयरलाइन बाहरी वजह से डूबी और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं जांच एजेंसियों के आरोप, बैंकों का अपना पक्ष है, अदालती कार्रवाई चल रही है, कर्मचारियों की पीड़ा है, और वो एक पब्लिक इमेज जो विवादों से घिरी रही है। हाँ, माल्या के इन दावों ने, खासकर वो रिकवरी वाले आंकड़े जो वो कह रहे हैं कि सरकारी रिपोर्ट से हैं, उन्होंने कई सवाल तो खड़े कर दिए हैं। निश्चित रूप से इन पर गौर करना जरूरी है। और हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं। माल्या के इस पक्ष को सुनने के बाद जवाबदेही, सच क्या है, और भारत में जो ये बड़े बिजनेस फेल होते हैं, इनकी जो पेचीदगियां हैं, इनको लेकर क्या नए विचार या सवाल आपके मन में आते हैं? हाँ, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।